नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा सरकार की ओर से स्थानीय युवाओं के लिए लागू किए गए 75% आरक्षण को और उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे पर दुष्यंत चौटाला का कहना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, यानी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% लोकल रिजर्वेशन पर भले ही हाईकोर्ट की ओर से स्टे लगाया हो, लेकिन प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इसमें सियासी साजिश की बू आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए लाए गए इस कानून पर रोक के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं। वो हरियाणा के युवाओं को हर हाल में रिजर्वेशन दिलाकर रहेंगे। जो लोग 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने मैं लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्रीज के लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी शिकायतों को दूर करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ये कानून इंडस्ट्रीज के लिए हित में है। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि वो इसमें बार बार अड़चन डालकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो जमीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हजार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही जब जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे। आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा छुपे हुए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष ही नहीं रख पाए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की ये पॉलिसी व्यवहारिक ही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का कहना है कि सरकार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। हो गया बेनकाब, तो उनका नहीं बेनकाब हो गया। ये सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के युवाओं के साथ। ये धोखा है। 75% हम रिजर्वेशन देंगे और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है उसकी जो डोमिसाइल कहो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट को 15 से घटाकर 5% कर दी। अगर 15 साल रखते 5%, 15 साल से
अगर 5 साल कर दी, अगर 15 साल रखते तो मैं समझता था हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। हम पहले दिन से कह रहे थे हरियाणा के युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो झूठ बोल के और फरेब करके और लोगों को बरगलाने की नीयत से ऐसा कानून बनाना, और जब ये कानून बन रहा था, जब कांग्रेस ने इसका इस बात के लिए विरोध किया था कि कानून के सभी पहलुओं को नज़रअंदाज ना करके और आनन फानन में इस कानून को मत बनाएं, उस कानून को इस नज़रिए से बनाएं जिससे ये कानून जो है ये चल सके। हालांकि लोकल युवाओं को रिजर्वेशन देने का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एक तरफा रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की सहमति दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के सामने रखा। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मैं राज्य के लिए कल हाई कोर्ट में पेश हुआ था। हाई कोर्ट ने सिर्फ 90 सेकंड बोलने का मौका दिया और कानून पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा को जरूरी माना और गुरुवार को इस पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को कोई राहत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर लोगों को सड़क पर उतरकर नारेबाजी और विरोध करते आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो उसके लिए लोग आपके समर्थन में आ खड़े होंगे, चाहे आपके ऊपर कोई भी आरोप क्यों न लगा हो। जी हां, कैथल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। SHO की गिरफ्तारी पर बवाल, विजिलेंस टीम की कार्रवाई पर सवाल, गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते ये लोग किसी समस्या के समाधान के लिए नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार SHO जयवीर सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि विजिलेंस टीम ने झूठे आरोप में एक ईमानदार SHO को गिरफ्तार किया है। लोगों का कहना है कि विजिलेंस टीम के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई रिश्वत की रकम बरामद की गई है। मैं आया हूँ एक ईमानदार SHO जयवीर शर्मा के पक्ष में, और जैसे कि उन्होंने बताया ये अच्छी राजनीति का शिकार है। जैसे राजनीतियों की मतलब दबाव में ये इस पर केस बनवाया गया है, ना कोई बरामदगी हुई है। और जब बरामदगी की बात हुई, जो DIG था वो कहता है कि रिमांड से पता करेंगे। जब सामने ही नहीं कुछ तो रिमांड किस बात का लेंगे वो। तो ये एक सोची समझी साजिश है, अच्छी राजनीति है ये। इसलिए बहुत ही ईमानदार कलैत में रहा है, हर जगह रहा है, जहाँ भी रहा है, ट्रैफिक SHO रहा है, राजवंश रहा है, कोई आज तक शिकायत नहीं। 5,000 रुपये के लिए ये इतनी थोड़ी बड़ी बात थोड़ी करते थे। SHO इतने बड़े ऑफिसर 5,000 रुपये के लिए बुलाएगा किसी को। जैसे ही हमें पता चला कि जयवीर शर्मा जी हमारे पहले किलात में थे, उसके बाद कैथल भी रह चुके हैं, अब चीका है। हमें पता चला कि कल दोपहर 1 बजे उन पर जो रिश्वत का आरोप लगा है, प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 घंटे चली। जब उनके हाथ में कोई भी पैसा नहीं लगा तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? बोलते हैं कि रिश्वत ली गई है। अगर रिश्वत है तो वो रिश्वत कहाँ है? ये जो हमारे कल जो SHO जयवीर सिंह को मतलब विजिलेंस द्वारा जो एक प्रताड़ित किया गया है, और जब उन्होंने विजिलेंस ने अपना जिससे रेड मारी थी, तो ना तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई सबूत में रिकवरी की गई है, और ये रिकवरी नहीं की गई तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? उस समय मौके पर हमारे चीका के SHO DSP साहब, SP साहब और DGP साहब भी पहुंच चुके थे। लेकिन पूरी की पूरी जो शहर की जनता थी, सामाजिक लोग थे, और हजारों की तादाद में ईमानदार जयवीर के समर्थन में लोग आए हुए थे। बिल्कुल ही उच्च अधिकारियों ने कोई भी अपनी स्पष्ट रूप से मतलब बात स्पष्ट नहीं की है, बिल्कुल ही धांधली रखी गई है, और ना ही
रिकवरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के विरोध में जब प्रदर्शनकारी घंटों तक उपायुक्त से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उपायुक्त महोदय लघु सचिवालय के पिछले गेट से बचते हुए निकलते दिखे। पत्रकारों ने जब उनसे पिछले गेट से निकलने का सवाल पूछा तो वो उल्टे पत्रकारों पर ही भड़क उठे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, बीजेपी से तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, हम तो सोच रहे सर, लोग आपके हम मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ इलेक्शंस की। नहीं, अब लोग आपका इंतजार 4 घंटे से कर रहे हैं। कराऊं उनके साथ जिद करूं मैं पिछले रास्ते से जा रहा हूँ, मैं पिछले रास्ते से आ रहा हूँ। तो जी सर, ये रास्ता नहीं है, ये मेरा तहसील में चेक नहीं कर सकता। नहीं, चेक कर सकते लोग। ज्ञापन 4 घंटे से खड़े सर आपके इंतजार में लोग। वो ज्ञापन देना तो चाहते हैं आपसे। ज्ञापन के लिए नहीं आया था ना, आपने गलत क्वेश्चन। तो सर आप लेना नहीं चाहते ज्ञापन? हम ले लेंगे ज्ञापन में। क्या देने आ रहे को ले नहीं रहे, उनसे 4 घंटे से बैठे नहीं जा सकता सर। सचिवालय के बाहर लोग बैठे हैं, नहीं जा सकते। क्या कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा इसका इस्तेमाल। हम तो सर इस्तेमाल कर रहे हैं सर। तेरी वजह से हुआ कल है। तो डीसी साहब को ले गए और बाकी सारे के साथ एक पुलिस अधिकारी पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ लोगों का उनके समर्थन में आना कोई आम बात नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि उस पुलिस अधिकारी ने अपनी कार्य प्रणाली से आम लोगों को प्रभावित तो किया ही होगा, साथ ही उनके दिल में अपनी जगह भी बनाई है। खैर, ये जांच का विषय है कि कौन ठीक है और कौन गलत, लेकिन उपायुक्त का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी कई सवालों को जन्म देता है। कैथल से हर खबर के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। वहीं कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया का विवादों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। उपायुक्त के रवैये से परेशान होकर अध्यापक संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डीसी कैंप कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और उपायुक्त के तबादले की मांग की। बता दें कि जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनी वासी अपने समस्या को लेकर डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने की बजाय उपायुक्त ने उल्टे ही उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिए, जिसमें कुछ सरकारी अध्यापक, पत्रकार और अन्य लोग शामिल थे। लगभग 1 साल बाद उन अध्यापकों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कर्मचारी वर्ग सड़कों पर आ गए। के बातचीत के द्वारा ये कोई समस्या का समाधान करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखने में आया है ये जनता के किसी भी तबके से बात नहीं करना चाहते। कल भी इसी तरह का एपिसोड हुआ। कुछ लोग जब इनको ज्ञापन देना चाहते थे तो बजाय ये ज्ञापन दिए पिछले दरवाजे से निकल के चले गए, लेकिन जब पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहे तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन इसलिए किया, यहाँ पर जून मास में हमारे कुछ शिक्षक साथी जनता के साथ आए थे और जनता की समस्याएं थी और जनता की समस्याओं को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे। बिजली की समस्या थी, तो वहाँ पर जो भी यहाँ घटना हुई तो उस घटना को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे, जो कि यहाँ के जो गेट कीपर थे या पुलिस पर जो भी सिक्योरिटी में इंचार्ज थे, उन्होंने डीसी साहब को मिलाया नहीं, उनके साथ बेहुदगी की और इस कारण से ये समस्या पैदा हुई। बाद में उन कर्मचारी साथियों के साथ, उन शिक्षक साथियों के साथ एफआईआर दर्ज कर दी। असल में डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए थे उसी टाइम से इनका जो रुख है जनता के प्रति वो काफी नाराजगी भरा है। डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए तो उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट लगवाई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और इनके बयान के खिलाफ हमें जो है कैथल में आंदोलन करना पड़ा। और सबसे बड़ा दर्द आज भी हमें ये है कि डीसी साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। लगभग 3-4 घंटे जो है हमारी बहनें बारिश के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर जो है डटी रही थी, और आखिर में हमें जो है जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। तब जाके जो है उन्होंने हमारे से बात की, और जब हमने उनको कहा कि हमने किस काम से मना किया था जो आपने अखबार के अंदर ये बयान लगवाया, तो डीसी साहब बोलते मुझे किसी अधिकारी ने मिसगाइड कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे और अंबाला छावनी में बन रहे आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे।
तो अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छावनी में बन रहे आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उचाना के गांव गुरुकुल खेड़ा में रेवेन्यू फंड की सहायता से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में सोलर पैनल लगाई जाएगी, जिससे दिन के समय घरों में आने वाली बिजली का बिल जनता को नहीं भरना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से लाइब्रेरी बनाने का काम किया जा रहा है। आसपास के 40 गाँव में भी इस तरह की लाइब्रेरी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। एक जनवरी को डाडम पहाड़ में हुए हादसे की जांच को लेकर एनजीटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया। बता दें, एनजीटी की टीम ने करीब 11 बजे डाडम पहाड़ी में पहुंचे और जांच कार्य शुरू किया। इसके बाद पूरी टीम ने करीब 1 घंटे तक हादसा स्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए। इससे पहले 1 फरवरी को हरियाणा सरकार द्वारा गठित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद ने के नेतृत्व में 8 सदस्यों की कमेटी ने भी दौरा कर अपना जांच कार्य शुरू किया था। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल बीते रोज गुरुग्राम के रिठौज गांव में एक मर्डर हुआ था, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटों से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी रिठौज गांव का ही रहने वाला था। वहीं उसकी मृतक संजय के भाई से आपसी रंजिश थी, जिसके चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसको सूचना मिली थी कि रिठौज की ढाणी में एक व्यक्ति की चोटें मार के किसी ने हत्या कर दी है, जिसके संबंध में भौंडसी पुलिस ने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और मृतक जो संजय था उसके भाई रणधीर के बयान पे एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका भाई शराब के पैसे लेके शाम को घर से गया था और वो वापस नहीं आया, लेकिन हम सो गए। सुबह पता चला कि वो मृत अवस्था में पड़ा था। तो उस संबंध में उसकी शिकायत पे हमने अननोन व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई की। इस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर राजेंद्र एसएचओ भौंडसी के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें कोई भी क्लू ना होते हुए भी इसमें जिस आदमी ने हत्या को अंजाम दिया था। वहीं पलवल में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। डीएसपी शिवरचंद शर्मा ने बताया कि कैंप थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र बढ़ाना और सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण के साथ रात्रि गश्त पर थे। असवटा फाटक के पास उन्हें एक कार में 4 युवक बैठे दिखाई दिए। कार की अगली नंबर प्लेट पर सरपंच लिखा था। शक होने पर पुलिस ने कार सवार युवकों को रुकने का इशारा किया, तो युवकों ने कार को गांव कुसलीपुर की तरफ दौड़ा दिया। वहीं लघु सचिवालय के पास रहराना रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और मौके से पुलिस ने 2 बदमाशों को काबू किया। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बेखौफ बदमाशों के हौसले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां गैंग वॉर के चलते रेवाड़ी में एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के मामले में मॉडल टाउन पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 31 जनवरी का है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने दीपक नामक एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वारदात के बाद घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद सहित 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। तीस तारीख को 3 व्यक्ति दीपक, ईशान और हिमांशु गाड़ी में जा रहे थे, ट्रिपर गाड़ी में। तो इन्होंने गाड़ी आगे लगा के
होंडा जहाज गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल लगा के और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। तो इसमें हमने एक आरोपी तुषार है 2 तारीख को अरेस्ट किया था, जिसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। अभी पूछताछ चल रही है और गाड़ी इससे हमने बरामद कर ली है। 3 तारीख को गाड़ी बरामद कर ली और एक जो इनको हेल्प करने वाला था चिराग, उसको कल अरेस्ट किया था। वहीं करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 21 अपराधियों के पासपोर्ट बना दिए गए। करनाल पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों और 2 पुलिसकर्मियों, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी समेत पासपोर्ट बनाने वालों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि जानकारी मिली थी कि जो यहां के रहने वाले भी नहीं हैं, उन्होंने करनाल का फर्जी एड्रेस देकर पासपोर्ट बनवाया था। जांच में पाया कि 21 लोग इसमें मिले हैं जिन्होंने फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनवाया है। देखिए, हमें कुछ रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने जो एक्चुअल में यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने करनाल जिले का एड्रेस देकर के कुछ पासपोर्ट बनवाए हैं। तो हमने उस थाने का रिकॉर्ड चेक करवाया था। तो रिकॉर्ड के दौरान ये पाया गया कि 21 व्यक्ति जो एक्चुअल में करनाल शहर के नहीं रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ का फर्जी एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया है। इस संबंध में हमने सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन में अब तक 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें टोटल 21 पासपोर्ट का मामला शामिल है और अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी, एक पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी और एक डाक विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। सर, एक प्रोसेस होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, ये सब काम कैसे हुए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अब तक हमने कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। उसमें 2 पुलिस कर्मचारी भी शामिल है, पासपोर्ट विभाग का एक क्लर्क भी शामिल है और एक डाक विभाग का जो पोस्टमैन है वो भी शामिल है, जिन्होंने आपस में जो एजेंट हैं उनसे पैसे लेकर के सारी जो है प्रक्रिया वो की है। कौन सी? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 आतंकी भी थे। यमुनानगर में नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल में नकाबपोश 4 बदमाश युवकों ने होटल के मैनेजर से देसी कट्टे की नोक पर हजारों रुपए की लूट को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट के बाद होटल के मैनेजर को बदमाश कमरे में बंद करके फरार हो गए, जिसके बाद मैनेजर के साथी ने उसको कमरे से छुड़वाया। उसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। की रात को एक वारदात हुई है जिसमें 4 लोगों, नकाबपोश लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर, एक हमारे यहाँ 3 होटल है, उसमें 24,800 रुपये और 2 मोबाइल गन पॉइंट पे लूट की है उन्होंने। इसमें तुरंत ही हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें अलग अलग से हमने टीमें भी गठित कर दी। जैकेट पर रखी ना, ऊपर जैकेट पर रखी, पीयू में कहाँ लिखा है? इसमें लिखा तो नहीं है, जैकेट पर रखी तो दिखाई देगा। चलो कर। डीसी श्यामलाल पुनिया ने शुक्रवार को झज्जर जिले में चल रही फसलों की गिरदावरी का निरीक्षण करते हुए कृषि क्षेत्र में बरसाती पानी के भराव का भी जायजा लिया। बता दें कि डीसी ने कई गांवों का दौरा करते हुए किसानों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जल निकासी के कार्य में स्थानीय किसानों का भी सहयोग लिया जाए, ताकि जल निकासी का कार्य तेजी से पूरा किया जा सके। तो 3-4 गांव हमने देखे हैं अभी, ढाटला, बीटला, बुरावास और अभी मुंडाहेड़ा में हम खड़े हैं। तो जो बेमौसम अभी बरसात हुई है, इसमें काफ़ी खेतों में पानी भरा देखा गया है। तो अभी क्योंकि गिरदावरी शुरू हो रही है, हमने इसकी विशेष हिदायतें इस बार हमारा जो रेवेन्यू अमला है उसको दी हैं कि जो किसान का वास्तविक जो नुकसान हुआ है उसका सही आकलन करके और गिरदावरी में वो ठीक से रिफ्लेक्ट होता है कि किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।